नमस्ते दोस्तों, पीयूष एकेडमी के माइक्रो लर्निंग पॉडकास्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे सनसनीखेज साइबर चोरियों में से एक की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि मशीनों को सचमुच पैसे उगलने पर मजबूर किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कार्बन एक्ट की, जिसने दुनिया भर के बैंकों को घुटनों पर ला दिया था। बिल्कुल अदिति, ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये जासूसी, रणनीति और इंजीनियरिंग का एक दुर्जेय मिश्रण था। सोचिए, 30 से ज्यादा देशों के 100 से अधिक बैंकों से $1 बिलियन से ज्यादा की चोरी। और इसका आगाज हुआ 2013 के आसपास एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले ईमेल से। वो साधारण ईमेल ही तो सबसे बड़ी चाल थी रोहित। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को निशाना बनाया और जैसे ही किसी ने उस अटैचमेंट को खोला, कार्बनैक नाम का एक खतरनाक मैलवेयर सिस्टम में घुस गया। लेकिन जो बात इस हमले को अलग बनाती है वो ये कि हैकर्स ने घुसपैठ करते ही चोरी नहीं की। सही कहा, उन्होंने महीनों तक इंतजार किया। इसे जासूसी का खेल कहा जाता है। वे बैंक के आंतरिक नेटवर्क में छिप कर बैठे रहे और उनका तरीका इतना डरावना था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, हैकर्स आपके वेबकैम और माइक्रोफोन को रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं बिना आपकी जानकारी के। ये तो सीधे हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसा है। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जासूसी करना नहीं था, वे ये समझना चाहते थे कि बैंक काम कैसे करता है। उन्होंने अधिकारियों की स्क्रीन रिकॉर्ड की, देखा कि पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या है, कौन से पासवर्ड इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों की हर गतिविधि को इतनी बारीकी से समझा कि वे खुद बैंक सिस्टम को वहां के कर्मचारियों से भी बेहतर जानने लगे। जब आप सिस्टम को अंदर से पूरी तरह मास्टर कर लेते हैं, तभी आप ऐसी चोरी कर सकते हैं जिसकी किसी को भनक तक न लगे। और जब उनकी तैयारी पूरी हुई तो उन्होंने चोरी के ऐसे अनोखे तरीके अपनाए जिन्हें जैकपॉटिंग नाम दिया गया। जैकपॉटिंग का तरीका सबसे हैरान करने वाला है। दूर बैठे हैकर ने एटीएम मशीन को कमांड दी और मशीन ने बिना किसी कार्ड या बटन दबाए खुद ही कैश उगलना शुरू कर दिया। ये तकनीक बताती है कि कैसे उन्होंने भौतिक दुनिया को साइबर कमांड से नियंत्रित कर लिया था। और इस चोरी के भौतिक हिस्से को अंजाम देने के लिए उन्होंने म्यूल्स यानी प्यादों को हायर किया। ये लोग ठीक उसी वक्त उसी एटीएम के पास खड़े होते थे जब मशीन नोटों की गड्डियां बाहर फेंक रही होती थी। वे बस चुपचाप पैसे उठाते और गायब हो जाते। ये एक सैन्य ऑपरेशन की तरह सुनियोजित था। ये तो एटीएम की बात हुई, लेकिन उन्होंने एक और तरीका अपनाया जो आर्थिक रूप से बहुत ही चतुर था। डेटा में हेरफेर। उन्होंने किसी ग्राहक के बैंक बैलेंस को $1000 से बढ़ाकर $10,000 कर दिया, फिर ऊपर के $9,000 अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लिए। ये इतना शातिर इसलिए था आदिति, क्योंकि जब ग्राहक अपना बैलेंस देखता था तो उसे लगता था कि उसका मूल $1000 तो सुरक्षित है। वो कभी संदेह नहीं करता था कि उसके खाते में कोई छेड़छाड़ हुई है। ये ऐसी चोरी थी जहां शिकार को पता ही नहीं चलता था कि वो लूटा जा चुका है। छोटे छोटे अनडिटेक्टेबल लेनदेन के साथ साथ उन्होंने वैश्विक मनी ट्रांसफर सिस्टम स्विफ्ट का भी दुरुपयोग किया। उन्होंने करोड़ों डॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर किए, जिससे इस चोरी का पैमाना राष्ट्रीय से हटकर अंतर्राष्ट्रीय बन गया। लेकिन हर बड़े अपराध का अंत होता है। इस वैश्विक चोरी का खुलासा एक छोटे से अजीबोगरीब घटनाक्रम से हुआ। यूक्रेन में एक एटीएम अचानक बिना किसी ग्राहक के पैसे उगलने लगा। ये तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये अलार्म बज गया था कि कोई बड़ी गड़बड़ है। और जब कैस्पर्सकी लैब के विशेषज्ञों ने जांच शुरू की, तब पता चला कि ये कोई लोकल फ्रॉड नहीं, बल्कि एक वैश्विक व्यवस्थित साइबर हमला था। ये जानना जरूरी है कि इस पूरे ऑपरेशन में $1 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो भारतीय रुपयों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी इस गिरोह की संरचना। ये किसी अंडरवर्ल्ड गैंग की तरह काम नहीं करता था, बल्कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह संगठित था। उनके पास बाकायदा कोडिंग टीम थी जो वायरस बनाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग टीम थी जो चोरी के पैसे को कानूनी शक्ल देती थी, और फील्ड पर काम करने वाले म्यूल्स थे। और खुद को छिपाने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक साइबर सुरक्षा कंपनी बना रखी थी, जिसका नाम था कॉम्बी सिक्योरिटी। ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि इस कंपनी के जरिए वे नए हैकर्स को नौकरी पर रखते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस कंपनी में भर्ती किए गए कई हैकर्स को पता भी नहीं था कि वे अपराध कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे पेनिट्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम की कमियां ढूंढना का कानूनी काम कर रहे हैं। इस तरह गिरोह के मास्टरमाइंड खुद को कानूनी दायरे में सुरक्षित रखते थे। सालों की जांच के बाद 2018 में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों
इंटरपोल, यूरोपोल और एफबीआई की संयुक्त कार्रवाई से इस गिरोह के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड था डेनिस के, जिसे स्पेन से पकड़ा गया था। और उनके साथ दिमित्रो फेडोरव, जो हैकर टीम का मैनेजर था, और फेदर हलादिर, जो पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर था, भी पकड़े गए। हलादिर को बाद में अमेरिका में 10 साल की सजा सुनाई गई। इन गिरफ्तारियों से ये स्पष्ट हुआ कि ये गिरोह मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन से संचालित हो रहा था। फेदर हलादिर और एंड्रे कोलपाकोव जैसे वरिष्ठ हैकर्स को सख्त सजा मिली, जो ये दर्शाता है कि सरकारों ने इस अपराध को कितनी गंभीरता से लिया। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरोह के कुछ हिस्से अभी भी नए नामों और नए तरीकों से सक्रिय हो सकते हैं। ये डर वाजिब है, क्योंकि एक बार जब उन्होंने बैंक के अंदरूनी कामकाज को हैक करना सीख लिया तो वो ज्ञान कहीं खत्म नहीं होता। कार्बानक की कहानी हमें सिखाती है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग से बचाने की भी है। एक साधारण ईमेल ने $1 बिलियन से अधिक की चोरी का दरवाजा खोल दिया था। बिल्कुल, कार्बानक सिर्फ एक साइबर हमला नहीं था, ये संगठित साइबर अपराध का नया चेहरा था, जिसने दिखा दिया कि आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा आपके सामने नहीं, बल्कि आपके नेटवर्क के अंदर छिपा हो सकता है। उम्मीद है ये कहानी हमारे श्रोताओं को साइबर सुरक्षा के प्रति और जागरूक करेगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गहन विश्लेषण के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स हैं, उनको ये एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा। पीयूष एकेडमी आपके लिए ऐसे ही कई जटिल पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली टॉपिक्स पर पॉडकास्ट ला रहा है। प्लीज़, हमें अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमारी टीम को मोटिवेट करती है। मिलते हैं जल्द एक नई पॉडकास्ट के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो हु मे नीड इट।